यह कहानी मैक्सिम गोर्की, जो एक प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार हैं, की एक मार्मिक प्रेम कहानी है जिसमें एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, पर दोनों को ही अपनी आज़ादी और स्वतंत्रता से भी प्यार है। समुद्र की ठंडी व नम हवा, किनारों पर लहरों के छितराने के उदास संगीत और सूखी हुई झाड़ियों की सरसराहट के साथ हवा के विस्तृत मैदानों के ऊपर से गुजर रही थी। कुछ देर पश्चात हवा का झोंका आता और हमारे पड़ाव की अग्नि में झुलसी हुई पीली पत्तों की आहुति डाल देता, जिससे लपटें तेज उठती और तब सर्दियों की रात का अंधेरा काँप कर भय से पीछे हट जाता। बाईं ओर सीमाहीन स्टेपी और दाहिनी तरफ सीमाहीन समुद्र की एक झलक दिखाई देती तथा सामने की दिशा में एक बड़ा जिप्सी मकर क्षुद्रा का आकार उभर आता, जो 50 कदम दूर अपने कैंप के घोड़ों की निगरानी कर रहा था। ठंडी हवा के झोंकों ने उसकी कोक्सी कोट को उघाड़ दिया था और उसकी बाल वाली नंगी छाती पर बेरहमी से थपेड़े मार रही थी, लेकिन वह इस सब से अनजान मेरी ओर शांत मुंह किए लेटा हुआ था, अपने विशालकाय पाइप से लगातार कस खींचता अपनी नाक और मुंह से धुएं के बादल छोड़ रहा था। उसकी नजर मेरे सिर पर से होती हुई विस्तृत स्टेपी के निस्तंभ अंधकार पर जमी हुई थी और वह हवा के बेरहम थपेड़ों से अपने आप को बचाने की जरा भी कोशिश ना करते हुए बिना रुके बता रहा था, तो तुम दुनिया की धूल छानते हुए घूमते हो क्यों? बहुत खूब, बहुत अच्छा रास्ता पकड़ा है तुमने मेरे नन्हे बाज। बहुत बढ़िया, एकमात्र सही तरीका। दुनिया में घूम घूम कर वस्तुएं देखो, जहाँ खूब दिल भर जाए रुक जाओ और सदा के लिए आंखें बंद कर लो। उसकी एकमात्र सही तरीका वाली बात मुझे सही नहीं लगी। मेरी परेशानी सुन वह सवालिया अंदाज में बोला, जीवन साथी लोग इन सब के लिए दुखी होने की क्या आवश्यकता है? क्या तुम्हारी अपनी जिंदगी नहीं है? और जहाँ तक तुम्हारे सभी लोगों का ताल्लुक है, तुम्हारे बिना भी उन्होंने हमेशा मौज से जिंदगी गुजारी है और आगे भी मौज से गुजार देंगे। क्या तुम वास्तव में यह समझते हो कि तुम्हारी किसी को आवश्यकता है? ना तो तुम रोटी हो और ना लाठी, फिर भला तुम्हें कोई क्यों चाहेगा? सीखो और दूसरों को सिखाओ, यह तुम्हारा कहना है, मगर लोगों को सुख में बतलाना क्या तुम कभी जान सकते हो? नहीं, कभी नहीं। दूसरों को सिखाने से पहले जरा अपने बाल तो पक जाने दो, उसके बाद तुम उन्हें सिखाओगे भी क्या? हर व्यक्ति अपनी जरूरत को समझता है। जो चतुर है वह लोगों से अपना हिस्सा वसूल कर लेते हैं और जो बुद्धू है वह ताकते रह जाते हैं, मगर वह सब हर कोई अपने आप ही सीखता है। अजीब चीज है ये लोग बाग भी, उनका सारा रेला एक ही जगह इकट्ठा होगा, घिच पिच एक दूसरे को कुचलते हुए, जबकि इतनी जगह यहाँ मौजूद है कि समेटे ना समटे। हाथ के इशारे से मैदान की तरफ इशारा करते हुए वह कहता गया, और सबके सब काम में जुटे रहते हैं, किस लिए? यह कोई नहीं जानता। जब कभी मैं किसी व्यक्ति को खेत जोतते हुए देखता हूँ तो मन ही मन सोचता हूँ, यह देखो, वह अपनी ताकत और अपना पसीना बूंद बूंद करके जमीन में खपाए जा रहा है, केवल इसलिए ना कि अंत में इसी जमीन में उसे सोना और गल सड़ कर खत्म हो जाना है। कितना निपट मूर्ख वह पैदा हुआ था, वैसे ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ भी वह अपने पीछे नहीं छोड़ जाएगा। अपने खेतों के बगैर और कुछ भी तो वह नहीं देख पाया। क्या इसीलिए उसने जन्म लिया था कि जमीन को खोदता रहे और खुद अपने लिए एक कब्र तक खोदने का इंतजाम किए बिना इस दुनिया से कूच कर जाए? क्या उसने कभी आज़ादी का मजा चखा कि वह कैसी होती है? क्या उसने कभी इन मैदानों की तरफ नजर उठाकर देखा है? गुलाम है और अपने जीवन के दिन से लेकर मौत के दिन तक गुलाम रहता है। इसके लिए क्या वह कुछ कर सकता है? नहीं, कुछ नहीं, अलावा इसके कि अपने गले में फंदा डालकर लटक जाए। यदि उसमें इतनी भी अकल हो तो
अब रही मेरी बात। 58 साल की आयु में इतना कुछ मैंने देखा है कि यदि उसे कागज पर उतारा जाए तो वह जैसा थैला तुम लिए हो ना, वैसे 1000 थैलों में भी नहीं आएगा। भला तुम नाम तो लो किसी ऐसे स्थान का जो मैंने ना देखी हो। नहीं, तुम ऐसे एक भी स्थान का नाम नहीं ले सकते। नाम लेना तो दूर, मैं ऐसी ऐसी जगह गया हूँ जिसके बारे में तुमने कभी सुना तक नहीं होगा। सिर्फ यही तरीका है जीवन बिताने का, आज यहाँ तो कल वहाँ, बस घूमते रहो। किसी भी जगह अधिक दिनों तक नहीं टिको, तथा कोई टिके भी क्यों। तुम ही देखो दिन और रात किस तरह हमेशा चलते और एक दूसरे का पीछा करते हुए धरती का चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक वैसे ही तुम जीने की अपनी उमंग गंवाना नहीं चाहते हो तो अपने विचारों को हाँकते रहना। यह निश्चित मानो जिंदगी का उल्लास वहीं खत्म हो जाता है जहाँ व्यक्ति जीवन के बारे में अत्यधिक सोचने लगता है। मैं भी कभी ऐसा ही करता था। हकीकत मेरे नन्हेबाज मैं भी इसी मर्ज का शिकारी रहा हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मैं गालिसिया की जेल में था। आखिर मैं पैदा ही क्यों हुआ, त्रस्त होकर मैं सोचता। जेल में बंद होना भी बहुत दुखद है, सच में बहुत ही दुखद। हर बार जब भी खिड़की से बाहर खेतों की तरफ देखता तो ऐसा मालूम होता जैसे कोई शैतान मेरे को नोच रहा है। कौन कह सकता है कि आखिर मैंने जन्म क्यों लिया? कोई नहीं, और अपने आप से ऐसा प्रश्न कभी करना भी नहीं चाहिए। जियो और जीवित रहने के लिए अपने नसीब को सराहो। धरती पर घूमो तथा जो कुछ देखा जा सकता है वह सब देखो, तब दुख तुम पर कभी हावी नहीं होगा। ओह, एक बार तो अपनी पेटी का फंदा गले में डालकर मैं झूल ही गया था। एक बार एक व्यक्ति से मेरी खूब झड़प हुई। वह कठोर व्यक्ति था, रूसी था, तुम्हारी ही भांति। कहने लगा जैसे मन में आए वैसे ही व्यक्ति को जीना चाहिए, बल्कि गॉड की किताब में जैसा लिखा है वैसे चलना चाहिए। यदि आदमी गॉड का कहना मान कर चलता है, वह बोला तो गॉड उसकी हर मुराद पूरी करता है। मैं खुद फटे कपड़े पहने था। मैंने कहा तुम गॉड से एक नया सूट क्यों नहीं मांग लेते? इस पर वह बुरी तरह बिगड़ गया और गालियां देते हुए भगा दिया। मगर कुछ ही पल पहले वह उपदेश झाड़ रहा था कि व्यक्ति को अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए, उनके प्रति उसके मन में क्षमा होनी चाहिए। मगर यदि मैंने उसे नाराज कर दिया था तो उसने मुझे क्यों नहीं क्षमा किया? देखा, ऐसे होते हैं तुम्हारे ये उपदेशक। व्यक्तियों को तो सीख देते हैं कि कम खाओ, जबकि अपना घर वे दिन में 10 बार भरते हैं। उसने आग में लकड़ियां डाली और खामोशी से अपने पाइप को फिर से ताजा करने लगा। वायु धीमे स्वर में करहा रही थी। अंधेरे में घोड़े हिनहिना रहे थे तथा जिप्सियों के कैंप से एक गाने के कोमल प्यार भरे स्वर वातावरण में तैर रहे थे। यह मकर की सुंदर पुत्री नोनका थी जो गा रही थी। कंठ की गहराई से निकला उसका स्वर मैं पहचानता था, चाहे वह कोई भी गाना गा रही हो या फिर सिर्फ दुआ सलाम के अल्फाज मुंह से निकाल रही हो। सदा एक असंतोष तथा आदेश का पुट मिला रहता था। तपे तावे से उसके मुख पर रानी जैसे अहंकार का भाव चिपक गया था तथा उसकी काली आंखों की परछाइयों में उसके अपने असीम सुंदरता का घमंड और अपने अलावा हर वस्तु के प्रति घृणा की एक भावना थिरकती रहती थी। मगर ने अपना पाइप मेरे हाथ में थमा दिया। यह लो पियो, वह खूब गाती है। क्यों? वह अच्छा गाती है ना? क्या तुम चाहोगे उस जैसी कोई कुंवारी स्त्री तुमसे प्यार करने लगे? नहीं, स्त्रियों पर कभी भरोसा मत करना तथा उनसे दूर ही रहना। स्त्री को पुरुष का साथ जितना आनंद देता है उतना मुझे अपना पाइप पीने में भी नहीं आता। मगर एक बार भी जहाँ तुमने किसी लड़की का चेहरा चूमा कि समझ लो तुम्हारी आजादी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ऐसे अदृश्य बंधनों में वह तुम्हें जकड़ लेगी जो तोड़े नहीं टूटेंगे तथा तुम मन और आत्मा से उसके पांवों की धूल बनकर रह जाओगे। यह एकदम हकीकत है। लड़कियों से खबरदार रहना। झूठ तो सदैव उनके होठों पर नाचता रहता है। वे सौगंध खाएंगी कि तुम पर वे
सबसे ज्यादा जान देती हैं, लेकिन यदि कहीं तुमने जरा भी उन्हें नाराज कर दिया तो पहली बार में ही तुम्हारा दिल तोड़ देंगी। मैं यूं ही नहीं कहता, मैंने बहुत कुछ देखा जाना है। यदि तुम चाहो तो तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाऊं। इसे तुम अपने मन में गांठ बांध कर रखना। यदि तुमने ऐसा किया तो जीवन भर पक्षियों की भांति आजाद रहोगे। बहुत पहले की बात है। जोवार लोइको नाम का एक जिप्सी लड़का था। डर उसे छू तक नहीं गया था और हंगरी, बोहेमिया और स्लोवाकिया और समुद्र के आसपास सभी देशों में दूर दूर तक उसकी ख्याति फैली थी। इन इलाकों में एक भी गांव ऐसा नहीं था जिसमें 4 अथवा 5 लोग जोवार की जान के दुश्मन ना हो, मगर उसका कभी एक भी बाल बांका तक नहीं हुआ। कोई भी घोड़ा उसकी नजर में चढ़ जाता तो फौजियों की पलटन भी उसे न रोक पाती और वह उसकी कमर पर सवार हो हवा हो जाता। क्या वह किसी से डरता था? नहीं, उसका डर से कोई मतलब ही नहीं था। वह स्वयं शैतान था। उसके समूचे दल बल को भी अगर वह धावा बोल देता तो छुरे की धार पर उतार कर रख देता, तथा इतना तो निश्चित ही मानो कि वह उन्हें खूब आड़े हाथों लेता तथा जमकर उनकी मरम्मत करता। जिप्सियों का ऐसा कोई कैंप नहीं था जो जोवार को न जानता हो अथवा जिसने उसके बारे में नहीं सुना हो। सिर्फ एक ही चीज से उसे प्यार था, घोड़े से। सो भी ज्यादा दिनों के लिए नहीं। जब वह उस पर सवारी काटते काटते थक जाता तो उसे बेच डालता। उससे मिला धन जो भी हाथ फैलाता उसे दे देता। उसे किसी चीज का मोह नहीं था। अगर किसी को आवश्यकता होती तो वह अपना दिल तक चीर कर दे सकता था। सच ऐसा ही था वह। उस वक्त जिसका कि मैं जिक्र कर रहा हूँ, कोई 10 साल पहले हमारा काफिला बुकोविना में घूम रहा था। बसंत के दिन थे। एक रात हम लोगों की एक टुकड़ी जमा थी। उनमें से एक सैनिक दानिलो था जो कोसू के कमान में लड़ चुका था, तथा वृद्ध नूर, दानिलो की लड़की रद्दा और अन्य कई थे। क्या तुमने मेरी नूनका को देखा है? वह सुंदरता की रानी है, मगर रद्दा से उसकी तुलना करना उसे आकाश पर चढ़ाना होगा। रद्दा इतनी सुंदर थी कि बयान से बाहर है। शायद वायलिन का संगीत उसके सौंदर्य को व्यक्त कर सके, मगर यह तभी हो सकता है जबकि वायलिन का वादन अपनी आत्मा को पूर्ण रूपेश उसमें उड़ेल कर रख दे। रद्दा के प्यार में न जाने कितने लोग घुल घुल कर खत्म हो गए। एक बार बोराविया के एक धनी व्यक्ति ने उसे देखा और चकित रह गया। वह अपने घोड़ों पर बैठा बस उसे देखता ही रहा। उसका समूचा बदन इस प्रकार हिल रहा था मानो उसे बुखार आ गया हो। वह इतना सजा धजा था कि लगता था जैसे शैतान जश्न मनाने निकला हो। उसका कोट जरी के काम से अटा था। बगल से लटकती उसकी तलवार बेशकीमती रत्नों से जड़ी थी, जिनमें घोड़े के जरा सा भी हिलने पर बिजली की तरह चमक निकलती थी। नीले रंग की उसकी मखमली टोपी ऐसी मालूम होती थी मानो नीले आसमान का एक टुकड़ा नीचे उतर कर उसके सिर पर आ बिराजा हो। बहुत ही बड़ा व्यक्ति था वह खूसट। बस घोड़े पर बैठा रद्दा को देखता रहता। आखिर में उसने कहा, एक चुंबन के लिए सोने की यह थैली न्यौछावर कर दूंगा। रद्दा ने अपना मुंह फेर लिया। खूसट धनी अब अपना स्वर बदला। यदि मैंने तुम्हारा अपमान किया हो तो क्षमा चाहता हूँ, मगर कम से कम एक मुस्कुराहट तो तुम मुझे दे ही सकती हो। और ये कहते कहते उसने अपनी थैली उसके कदमों के पास फेंक दी। थैली काफी भारी थी, मगर उसने उसे पांव से ठुकरा कर धूल में फेंक दिया, इस प्रकार जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। उफ, कितनी जालिम है वह। उसने हुक्कार भरी और घोड़े के पुट्ठे पर चाबुक फटकार सड़क पर धूल के बादल उड़ाता हुआ चला गया। अगले दिन वह फिर आया। इसके पिता कौन है? उसने पूछा, इतनी तेज आवाज में कि समूचा कैंप गूंज उठा। दानिलो आगे बढ़ा। धनिक वृद्ध ने कहा, अपनी कन्या मुझे दे, मुंह मांगे दाम दूंगा। दानिलो ने उत्तर दिया, बेचने का कार्य तो बड़े लोग करते हैं, सुअरों से लेकर उनकी अपनी आत्मा तक, चाहे जो खरीद लो। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं कोशूद की कमान में लड़ चुका हूँ, बेचने का धंधा नहीं करता। धनिक खूब गरजा और अपनी तलवार पर उसका हाथ जा पहुंचा, मगर तभी किसी ने एक जलती हुई चिमटी घोड़े के कान में छुआ दी।
जानवर बितका तथा मैं अपने मालिक के हवा हो गया। हमने भी अपना डंडा डेरा उठाया तथा सड़क की राह ली। जब हमें सड़क पर चलते हुए पूरे 2 दिन हो गए तो बराबर हमने उसे अपने पीछे आते हुए देखा। अरे सुनो तो, वह चिल्लाकर बोला। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि मेरी नीयत में खोट नहीं है। मैं इस लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मेरी हर वस्तु में तुम्हारा हिस्सा होगा तथा यह तुम जानते ही हो कि मैं कितना अमीर हूँ। उसका अंग अंग तमतमा रहा था और वह इस तरह हिल रहा था जैसे हवा में सूखी घास की पत्तियां। उसने जो कुछ कहा उस पर हम लोगों ने विचार किया। बोल बेटी, दानिलो अपनी दाढ़ी के अंदर से बुदबुदाया। तेरी इच्छा क्या है? रद्दा ने उत्तर दिया, यदि बाज की संगनी खुद अपनी मर्जी से किसी कोए के घोंसले को आबाद करने चली जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? दानिलो हंसा और उसी तरह हम सब भी हंस पड़े। खूब उत्तर दिया बेटी। कुछ सुना श्रीमान? आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। अच्छा हो काबू में रहने वाली किसी कबूतरी पर डोरे डालो, वह सहज ही पकड़ में आ जाएगी और हम अपने रास्ते आगे चल दिए। इस पर उस अमीर ने अपनी टोपी सिर से खींचकर जमीन पर पटक दी और इतनी तेज रफ्तार से 9-2-11 हो गया कि उसके घोड़े की टापों से जमीन हिल उठी। देखा मेरे नन्हे बाज, ऐसी थी वह रद्दा। इसके बाद एक रात जबकि हम कैंप में बैठे थे, एकाएक मैदानों की तरफ संगीत की आवाज आती सुनाई दी। अद्भुत संगीत था वह। ऐसा था कि रगों में रक्त थिरकने लगा तथा ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी अज्ञात लोक की तरफ वह हमें खींचे ले जा रहा हो। एक ऐसी प्रचंड आकांक्षा से उसने हमें भर लिया कि उसके बाद जैसे जिंदगी का चरम सुख हमें मिल जाएगा और फिर जीने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी, और अगर जीवित रहे भी तो हम समूचे दुनिया के स्वामी बनकर जीवित रहेंगे। तभी अंधकार में से एक घोड़ा आया और इस घोड़े पर एक व्यक्ति बैठा हुआ चिकारा बजा रहा था। हमारे कैंप की अंगनी के पास आकर वह रुक गया। चिकारा बजाना उसने बंद कर दिया तथा मुस्कुराता हुआ हमारी तरफ देखने लगा। अरे जोवार, तुम हो? दानिलो ने उत्साह से चिल्लाकर कहा। हाँ, तो वह लोइको जोवार था। उसकी मूंछों के छोर उसके कंधों पर छूते हुए उसके घुंघरालों बालों के साथ घुल मिल गए थे। उसकी निगाहें 2 उजले तारों की तरह चमक रही थी और उसकी मुस्कान में तो जैसे सूरज की धूप खिली थी। वह तथा उसका घोड़ा ऐसा मालूम होता था मानो एक ही मिट्टी के बनाए गए हों। सामने वह मौजूद था, अलाव की रोशनी में रक्त की तरह लाल। जब हंसता था तो उसके दांत चमक उठते थे। सच मुझसे अभागा कोई ना होगा यदि मेरे हृदय में उतना ही प्यार ना जगता जितना कि मैं खुद अपने को करता हूँ। लेकिन वह था कि उसने एक भी अल्फाज मुझसे नहीं कहा, या कहिए कि मेरे अस्तित्व तक की ओर उसने ध्यान नहीं दिया। देखा मेरे नन्हे बाज, इस विश्व में ऐसे लोग भी हैं। उसने तुम्हारी आंखों में देखा नहीं कि तुम, मैं अपनी आत्मा के उसके गुलाम हो जाओगे, और बजाय इसके कि तुम इस पर शर्म का अनुभव करो, तुम एक गर्व से भर जाओगे। लगता है जैसे उसकी मौजूदगी ने तुम्हें आसमान पर उठा लिया हो। ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है। शायद यह अच्छा भी है। यदि दुनिया में अच्छी वस्तुओं की भरमार होती है तो उनकी अच्छों में गिनती ना होती। लेकिन अब आगे की बात सुनो। रद्दा ने उससे कहा, जोवार, तुम बहुत अच्छा चिकारा बजाते हो। इतनी सुरीली आवाज वाला चिकारा तुम्हें किसने बना कर दिया? वह हंसा और बोला, खुद मैंने बनाया है, और लकड़ी से नहीं, उस युवती के मन से मैंने इसको बनाया है जिसे मैं जी जान से प्रेम करता हूँ। इसके तार उसके मन के स्वर हैं। अब भी कभी कभी इससे मेरे इस चिकारे से झूठे स्वर निकलते हैं, मगर कमाने को अपने इशारों के अनुसार झुकाना मैं जान गया हूँ। पुरुष सदा इस बात का प्रयत्न करता है कि अपने प्रति चाह जगा कर लड़की की निगाहों को धुंधला बनाए रखे। ऐसा करके उसके नेत्र बाणों से वह अपने मन की रक्षा करता है, और जोबान ने भी ऐसा ही किया। मगर वह यह नहीं जानता था कि इस बार किससे उसका सामना हुआ है। रद्दा ने बस मुख फेर लिया और जवाई लेते हुए कहा, मैंने तो सुना था कि जोवार समझदार तथा चतुर है। और यह कहकर वह दूर चली गई। तुम्हारे शब्द बड़े पैने हैं रद्दा, जोवार ने कहा, और घोड़े से उतरते वक्त उसकी आंखें चमक उठी। साथियों, सोचा तुम लोगों से मैं मिल आऊं, सो मैं चला आया।
अच्छा हुआ जो तुम चले आए, दानिलो ने उत्तर दिया। हमें इसकी खुशी है। हम एक दूसरे के गले लगे हम एक दूसरे के गले लगे, कुछ देर बातचीत की तथा फिर सोने चले गए। खूब गहरी नींद सोए। सुबह जब उठे तो देखा कि जोवार के सिर पर पट्टी बंधी है। यह क्यों? मालूम हुआ कि रात को सोते वक्त घोड़े की लात उसके सिर से लग गई। वाह, मगर हम जानते थे कि वह कौन सा घोड़ा है जिसने उसे घायल किया। तथा हम मन ही मन मुस्कुराए और दानिलो भी मुस्कुराया। तो क्या जोवार भी रद्दा से हार मानकर रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुंदरता में चाहे वह कितनी बढ़ी चढ़ी हो, मगर आत्मा उसकी छोटी है और विश्व भर के सोने से लग जाने पर भी छोटी ही बनी रहेगी। हाँ, तो हम उसी स्थान पर पड़ाव डाले रहे। सभी कुछ मजे से चल रहा था तथा लोइको भी हमारे साथ ही टिका हुआ था। वह बहुत अच्छा साथी था, बड़े बूढ़ों की तरह समझदार, सभी बातों की जानकारी रखने वाला तथा पढ़ा लिखा। रूसी और मगयार दोनों ही भाषाएं वह पढ़ और लिख सकता था। उसकी बातें रात बीत जाए फिर भी खत्म नहीं होती थी। और जब वह चिकारा बजाता था, सच मैं अपनी जान की बाजी हारने को तैयार हूँ यदि कोई उसकी टक्कर का दूसरा बजाने वाला खोज लाए। वह कमानी का जैसे ही तारों से स्पर्श करता तो लगता जैसे हृदय खींचकर बाहर निकल आएगा। वह कमानी को फिर तारों पर खींचता, मन की एक एक शिराएं पुलकित हो सुनने लगती, रोम रोम में एक उमंग छा जाती और वह उसी तरह बजाता और मुस्कुराता रहता। हास्य और रुदन के भाव मन में उमड़ते घुमड़ते और एक साथ फूट पड़ना चाहते। कभी ऐसा मालूम होता मानो कोई जार जार रो रहा हो और सहायता की याचना कर रहा हो। कभी लगता जैसे मन को चाकू से कुरेदा जा रहा हो। कभी मालूम होता कि घास के विस्तृत मैदान आसमान को अपने जीवन की कथा सुना रहे हो, ऐसी कथा जो उदासी से डूबी हो। कभी लगता कि कोई नारी अपने प्रेमी को विदा करते वक्त विलाप कर रही हो। फिर मालूम होता कि उसका प्रेमी घास के मैदानों में उसे पुकार रहा हो। इसके बाद आसमान से उल्कापात की भांति आनंद और उमंग से भरा और अपने साथ बाहर ले जाने वाला स्वर सुनाई पड़ता और लगता जैसे आसमान में सूर्य तक उसे सुनकर थिरकने लगा है। ऐसा चिकारा बजाता था वह मेरे नन्हे बाज। उस संगीत के स्वर रोम रोम में समा जाते थे तथा लगता था जैसे हमारा अब कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रहा हो। यदि उस वक्त जोवार चिल्ला कर कहता, साथियों अपने चाकू निकाल लो, तो हम में से हर एक अपना चाकू निकाल लेता और जिसकी तरफ वह इशारा करता उसी पे टूट पड़ता। चाहता तो वह हमसे किसी भी तरह का कार्य करवा सकता था। हम सब उसे बेहद प्रेम करते थे। एक रद्दा ही ऐसी थी जो उससे कोई मतलब नहीं रखती थी। यूं अपने आप में वैसे ही यह कुछ कम बुरी बात नहीं थी, मगर इसके अलावा वह उसका मजाक भी उड़ाती थी। वह उसके मन में घाव करती थी और बुरी तरह घाव करती थी। वह अपने दांत भींच लेता, अपनी मूंछों के बाल खींचता, उसकी आंखें कौए से भी अधिक गहरी हो जाती तथा कभी कभी उनमें से एक ऐसी बिजली सी कूदती कि मन सहम कर रह जाता। रात को वह दूर घास के मैदानों की गहराई में चला जाता तथा उसका चिकारा सुबह होने तक विलाप करता रहता, अपनी खोई स्वतंत्रता पर सिर धुनता। और हम पड़े पड़े उसके इस विलाप को सुनते और मन ही मन सोचते, हे ईश्वर, यह क्या होने वाला है। और हम जानते थे कि जब दो पत्थर एक दूसरे की तरफ लुढ़कते हैं तो उनके रास्ते में जो भी आता है कुचल डालते हैं। एक रात अलाप के पास बैठे कई रात तक हम अपने मामलों पर बातचीत करते रहे तथा जब बातें करते करते थक चले तो दानिलो जोवार की तरफ घूम गया और बोला, जोवार, कोई ऐसा गीत सुनाओ जिससे हमारा मन खुश हो जाए। जोवार ने एक नजर रद्दा पे डाली जो कुछ ही दूर जमीन पर पड़ी आसमान की ओर देख रही थी और अपने कमान को चिकारे के तारों से खींचा। चिकारे में से गाने के स्वर प्रकट हुए, इस प्रकार मानो कमान चिकारे के तारों को नहीं वरन वस्तुतः किसी युवती के मन के तारों को छेड़ रहे हों। और उसने गाना गाना शुरू किया। हो मेरे मन में प्रेम न समाये, स्तेपी सागर की तरह हिलोरे खाए, तथा हमारे घोड़े एकदम निटर,
हम दोनों को हवा की तरह उड़ा ले जाएं। रद्दा ने अपना सिर उसकी तरफ घुमा लिया और कोहनी के बल उठी और उसके मुंह की तरफ खिलखिला कर हंसने लगी। जोबार का चेहरा तमतमा कर लाल हो गया, पर उसने अपना गाना जारी रखा। मगर रद्दा दबे स्वर में फुसफुसा उठी, कितना अच्छा गाया है, आजकल इस प्रकार के गीत दुर्लभ हो गए हैं। तुम्हारी जगह मैं होती तो कभी इस तरह आसमान में घोड़े न दौड़ाती। यदि सिर केवल जमीन में गिरे तो तुम्हारी ये मूछें खराब हो जाएंगी। जोबान ने गुस्से से भरकर उसकी तरफ देखा, मगर कहा कुछ नहीं। उसने अपने आप को काबू से बाहर नहीं जाने दिया तथा गाना जारी रखा। दानिलो ने कहा, कितना बढ़िया गीत है, इससे अच्छा गाना अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना। यदि मैं गलत कहता तो शैतान मुझे पाइप बना डाले। बूढ़ा नूर अपने गलमुच्छों को सहलाकर अपने कंधों को बिचका रहा था। जोबार के साहसपूर्ण गाने ने हम सभी के दिल हिला दिए थे, मगर रद्दा को वह बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। ऐसे ही एक बार बाज की आवाज की नकल में एक मच्छर भिनभिनाता हुआ मैंने सुना था। रद्दा ने कहा, ऐसा मालूम हुआ जैसे उसने हम सबके सिरों पर बर्फ का पानी डाल दिया हो। दानिलो बड़बड़ा उठा, कोड़े का मुंह देखे शायद तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं रद्दा। मगर जोबान ने, जिसका चेहरा जमीन की भांति काला पड़ गया था, अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी तथा बोला, ठहरो दानिलो, गरमाए हुए घोड़े के लिए इस्पाती लगाम की आवश्यकता होती है। अपनी बेटी की शादी तुम मेरे साथ कर दो। दानिलो मुस्कुराया, क्या बात कही है तुमने, ले लो यदि तुम ले सको। जोबान ने कहा, अच्छी बात है। फिर वह रद्दा की ओर मुड़ते हुए बोला, अब जरा अपने हवाई घोड़े से नीचे उतरो लड़की, और सुनो जो मैं कहता हूँ। अपनी जिंदगी में अनेक लड़कियों से मेरा पाला पड़ा, मगर उनमें से एक भी तुम्हारी तरह मेरे हृदय को अपने कब्जे में नहीं ले सकी। रद्दा, तुमने मेरी आत्मा को बंदी बना लिया है, किसी का बस नहीं। जो होना है सो होकर रहे, और इस विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो मनुष्य को खुद उससे दूर कहीं ले जा सके। खुदा स्वयं अपनी आत्मा की साक्षी और दूसरे पिता, इन सब लोगों की मौजूदगी में मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाता हूँ। मगर एक बात बताए देता हूँ कि मेरी आज़ादी में आड़े आने की कोशिश ना करना। मैं आज़ादी पसंद व्यक्ति हूँ और सदैव वैसे ही रहूंगा जैसे मेरा जी चाहेगा। दांतों को कसकर दावे और अपनी आंखों को धधकाए वह उसके पास जा पहुंचा। हमने उसे रद्दा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए देखा और सोचा, आखिर रद्दा ने विस्तृत मैदानों के इस बनेले घोड़े के मुख में लगाम डाल ही थी। मगर तभी एकाएक जोबार की बाहें फैल गईं और उसका सिर जमीन से जा टकराया। यह क्या हो गया? ऐसा मालूम होता है जैसे गोली ने उसका सीना छलनी कर दिया हो, मगर यह तो रद्दा का चाबुक था जिसने उसकी टांगों में फंदा डाल झटका देकर उसे नीचे गिरा दिया था। और वह अब फिर पहले की तरह निश्चल लेट गई। उसके होठों पर उपेक्षापूर्ण मुस्कुराहट खेल रही थी। हम सब सकते की स्थिति में ये देख रहे थे कि अब क्या होता है। जोबार उठकर बैठ गया तथा अपने हाथों से उसने अपना सिर पकड़ लिया, मानो उसे भय हो कि कहीं वह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर न जाए। फिर वह चुपचाप उठा तथा एक बार भी किसी की तरफ देखे बिना मैदानों की ओर चल दिया। नूर ने फुसफुसा कर मुझसे कहा, अच्छा होगा कि तुम इस पर नजर रखो। सो मैं भी उसके पीछे पीछे रात के अंधेरे में मैदानों में रेंगता हुआ चला गया। मकर ने अपने पाइप के कटोरे में से राख झाड़ कुरच कर बाहर फेंक दी तथा फिर भरने लगा। मैंने कोट के पल्ले खींचकर उसे अपने शरीर के इर्द गिर्द कस कर सटा लिया और जमीन पर लेट गया। इस तरह उसका वृद्ध मुख और भी अच्छी तरह दिखाई देता था। वह मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा था तथा अपनी बात को बल प्रदान करने के लिए गंभीरता के साथ अपना सिर हिलाता जाता था। उसकी भूरी मूंछों में बल पड़ रहे थे और हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। उसे देखकर मुझे एक बार पुराने उक्त वृक्ष की याद हुआ जिस पर बिजली आ गिरी थी, मगर जो अभी भी मजबूत और शक्तिशाली था तथा अपनी शक्ति के गर्व में सिर ऊपर किए खड़ा था। समुद्र की लहरें अभी भी रेत के कानों में कुछ गुनगुना रही थी और हवा उनकी ध्वनि को घास के मैदानों में फैला रही थी। मोनिका ने गीत बंद कर दिया था।
आकाश में बादल फिर आए थे और सर्दी की रात का अंधकार और भी ज्यादा घना हो रहा था। लोइकों के डग बड़ी मुसीबत से उठ रहे थे। काफी प्रयास के बाद वह एक के बाद दूसरा कदम उठाता था। उसकी गर्दन झुकी थी और बांधे चाबुक की डोरियों की तरह बेजान से झूल रहे थे। एक पतली सी धारा के तट पर पहुंच वह एक पत्थर पर बैठ गया तथा एक कराह दी। उसकी कराह की आवाज से मेरा मन व्यथित हो उठा, लेकिन मैं उसके निकट नहीं गया। शब्दों से क्या मानव का दुख हल्का होता है? नहीं, उनमें इतनी सामर्थ नहीं। यही तो परेशानी है। उसी वहां बैठे बैठे 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा तथा इसके बाद तीसरा। बिना हिले डुले वह बस बैठा ही रहा। सहसा रद्दा पर मेरी नजर पड़ी। वह कैन की तरफ से तेजी से हमारी दिशा में बढ़ रही थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत खूब रद्दा, तुम बहादुर लड़की हो, मैंने सोचा। वह चुपचाप बिना किसी आहट के जोरात के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए। वह चौंक उठा। अपने कंधों को उसने मुक्त किया तथा सिर उठाकर देखा। अगले ही क्षण वह अपने पाँव पर खड़ा हुआ तथा अपने चाकू को उसने निकाल लिया। हे ईश्वर! क्या वह उसे मार डालेगा? मैंने सोचा और उछल कर मदद के लिए पुकारना ही चाहता था कि तभी मैंने सुना, इसे फेंक दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। मैंने देखा कि रद्दा के हाथ में पिस्तौल है तथा वह लोइको के सिर पर निशाना शांत हो गया। इससे क्या थी? शैतान की हालत। अचरज है, मैंने सोचा। कम से कम ताकत में दोनों बराबर हैं। पता नहीं अब क्या होगा। मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि तुमसे समझौता करने आई थी। पिस्तौल को अपनी पेटी में लगाते हुए लड़का ने कहा। अपना चाकू दूर फेंक दो। उसने चाकू दूर फेंक दिया और उबलती हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। क्या दृश्य था वह भी! चोट खाए जंगली पशुओं की तरह दोनों एक दूसरे पर नजर गड़ाए थे। दोनों ही इतने खूबसूरत और बहादुर थे और पहले चांद पर मेरे अलावा और कोई उन्हें नहीं देख रहा। सुनो जोबा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, रद्दा ने कहा। वह सिर्फ कंधे बिछका कर रह गया, उस आदमी की तरह जिसके हाथ और पांव बंधे हैं। रद्दा ने कहा, अनेक आदमियों से मेरा वास्ता पड़ा है, मगर तुम उन सब में बहादुर और सुंदर हो। यदि मैं जरा भी इशारा करती तो उनमें से हरेक अपनी मूछें मुड़ाने के लिए तैयार हो जाता। मेरे पैर की धूल तक चाटने में जरा भी आनाकानी न करता, मगर मैं ऐसा करती ही तो बहादुर उनमें एक भी नहीं था और मेरे साथ रहकर उन्हें गुलाम बनते जरा भी वक्त न लगता। जिप्सियों में दिए बहुत ही कम रह गए हैं, जो बात बहुत होता। अब तक किसी से भी मैं प्रेम नहीं कर सकी, मगर जो बात तुम्हें मैं प्यार करती हूँ और आजादी भी मुझे इतनी ही प्यारी है। नहीं, अपनी सफलता को मैं तुमसे भी ज्यादा प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हारे बिना उसी तरह जीवित नहीं रह सकती जिस प्रकार की तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बनो, शरीर तथा आत्मा दोनों से मेरे। सुन रहे हो ना? जो बात तीखे से हंसी हंसा फिर बोला, सुन रहा हूँ। तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लग रही है, पहली बार। मुझे इतना ही और कहना है जोबार कि तुम चाहे जो भी करो, मैं तुम्हें अपनी गिरफ्त से जाने ना दूंगी। तुम जरूर मेरे बनकर रहोगे और इसीलिए अधिक वक्त गंवाने से कोई लाभ नहीं। मेरे चुंबन और आलिंगन तुम्हारी बात दो रहे हैं तथा अपने चुंबनों में समूचा प्राण उड़ेल कर रख दूंगी। उसके सामने तुम अपना सारा पिछला वीरतापूर्ण जीवन भूल जाओगे। तुम्हारे छलछलाते हुए आह्लादपूर्ण गीत जिन्हें जिप्सी इतने चाव से सुनते हैं और जो एक विस्तृत मैदान में गूंजते हैं, उन्हें भूल कर अब तुम सिर्फ मेरे लिए, रद्दा के लिए प्रेम के कोमल गीत गाओगे। अब और ज्यादा वक्त ना गवाओ। कहने का मतलब यह है कि कल से तुम इसी लगन से मेरी सेवा करोगे, जिस लगन से एक लड़का अपने पुराने साथी की सेवा करता है, तथा समूचे कैंप की मौजूदगी में तुम मेरे कदमों के आगे झुकोगे और मेरे दाहिने हाथ पर चुंबन करोगे। तभी मैं तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ। हाँ, तो इस लड़की के शैतान की खाला के मन का भेद रखूंगा। ऐसी बातें पहले कभी न देखी थी न सुनी। बड़े बूढ़ों से अवश्य सुना था कि मोंटेनेग्री लोगों में प्राचीन काल में इस प्रकार की प्रथा प्रचलित थी।
जिप्सियों में ऐसी प्रथा का चलन कभी नहीं था। तुम ही बताओ मेरे दोस्त, इससे अधिक ओझेपन की बात भला और क्या होगी। पूरे 1 वर्ष तक दिमाग को खरीदने के बाद भी तुम ऐसी बात नहीं सोच सकती। जोबार को जैसे किसी ने लोहे से दाग दिया। तिलमिलाहट भरी उसकी चीख एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसके हृदय में किसी ने छुरा भोंक दिया हो। पूरे मैदान में गूंज गई। रद्दा काफी, मगर उसने अपने भावों को प्रकट नहीं होने दिया। अच्छा तो कल के लिए विदा तथा कल तुम वह सब करोगे जो मैंने तुमसे कहा है। और सुनो, क्यों सुन रहे हो ना जोबार? हाँ सुन रहा हूँ, जोबान ने कहते हुए कहा। हाँ सुन रहा हूँ, जो कहती हो करूँगा। तथा अपनी बाहें उसकी ओर बढ़ा दी, मगर वह चली गई। नजर घुमाकर उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, और वह आंधी से टूटे रुख की भांति उखड़ कर जमीन पर जा गिरा, बुरी तरह सुर्खियां लेता और बिलबिलाता हुआ। कैंप में लौट कर जो कुछ हुआ था वह सब मैंने अपने बड़े बूढ़ों से कह दिया। हमने मामले पर विचार किया कि अभी देखा जाए आगे क्या होता है, तथा जो कुछ हुआ वह यह है। सांझ को सदा की भांति जब हम आलाप के आस पास जमा हुए तो जोबार भी हमारे साथ आ बैठे। वह उदासी से डूबा था। उस एक ही दिन में वह हिल गया था और उसकी आंखें गड्ढों में धंसी थी। वह उन्हें अपनी आंखों को मिट्टी में गड़ाए था। एक बार उसने उन्हें ऊपर नहीं उठाया और उसी मुद्रा में बोला, साथियों, अब स्थिति इस प्रकार है। सारी रात मैं अपने हृदय को टटोलता रहा तथा मैंने देखा कि जिस आजादी पसंद जीवन को मैं अब तक बिताता रहा हूँ, उसके लिए मेरे मन में अब कोई जगह नहीं है। उसके हर कोने में रद्दा ने दखल कर दिया है। वही रद्दा जो खूबसूरत है, शाही मुस्कान जिसके होठों पर खेलती रहती है। वह अपनी स्वतंत्रता को मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है, मगर मैं अपनी आजादी से अधिक उसे प्यार करता हूँ। और इसीलिए मैंने यह तय किया है कि रद्दा के हुक्म के आगे झुकने ठीक है, कि अब सब लोग देखें कि किस तरह उसके सौंदर्य ने मुझे लोहे के उस जोबार को अपना गुलाम बना लिया है, जो उससे भेंट होने से पहले तक लड़कियों से ऐसे खेलता था जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। अब वह मेरी पत्नी बन जाएगी, अपने चुंबन तथा प्यार दुलार मुझ पर निछावर करेगी। मैं इतना अभिभूत हो उठूंगा कि तुम्हें अपना गाना सुनाने की आकांक्षा मेरे मन में बाकी नहीं रहेगी, और अपनी आजादी का अभाव मेरे दिल में जरा भी कसक पैदा नहीं करेगा। क्यों ऐसा ही होगा ना रद्दा? यह कहने के बाद उसने अपनी आंखें उठाई तथा रद्दा पर अपनी प्रचंड दृष्टि जमा दी। रद्दा ने बिना कुछ बोले अपने गर्दन हिलाई तथा अपने सामने की जमीन की ओर इशारा किया। हमारी समझ से बाहर था कि इतना उलटफेर कैसे हो गया। हमारे दिल में यह तक हुआ कि यहाँ से उठकर कहीं दूर चले जाएं, जिससे लोइको जोवार की एक लड़की के चाहे जब खुद रद्दा ही क्यों ना हो, पांवों पर गिरते ना देखना पड़े। हमें लगा जैसे वह एक शर्म की एक गहरे दुख की बात थी। रद्दा ने जोवार से चिल्ला कर कहा, हाँ तो अब ऐसी जल्दी क्या है, काफी वक्त मौजूद है, इतना ज्यादा कि तुम मुझसे उकता जाओ। जोवार हंसा और उसकी इस हंसी में ठंडे लोहे के समान झंकार थी। हाँ तो साथियों, सारी हालात मेरे सामने है, मुझे अब और क्या करना है। मेरे लिए अब सिर्फ यह देखना बाकी है कि रद्दा का हृदय क्या सचमुच इतना जिद्दी है कि वह हम सबको ऐसा सोचने के लिए मजबूर कर सके। माफ करना, मैं इसकी परीक्षा लूंगा, और इससे पहले कि हम कुछ जान पाते कि उसका इरादा क्या है, हमने देखा कि रद्दा जमीन पर पड़ी है और जोवार का चाकू मुंह तक उसके सीने में घुसा हुआ है। हमें जैसे कांट मार गया, मगर रद्दा ने चाकू को खींच कर बाहर निकाला और उसे एक ओर फेंक दिया। अपने काले बालों की एक लट से जख्म को ढका और मुस्कुराते हुए सुस्पष्ट और जोरदार स्वर में बोली, अच्छा तो विदा जोबान, मैं जानती थी तुम ऐसा ही करोगे। इस शब्द के साथ उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देखा तुमने मेरे मित्र, वह कैसी लड़की थी, एकदम शैतान की खाला थी, ऐसी कि ढूंढे से भी ना मिले। हे मेरे परमात्मा,
अब मैं तेरे चरणों की धूल लूंगा मेरी रानी, जोवान ने कहा और उसकी तेज आवाज बिस्तत मैदानों में गूंज उठी। फिर जमीन पर गिरकर मृत रद्दा के पैरों में उसने अपने होंठ सटा दिए और इसी तरह निश्चल पड़ा रहा। हमने अपने सिर नंगे कर लिए और खामोश खड़े रहे। ऐसे पलों में क्या कुछ कहा जा सकता है? नहीं, कुछ नहीं। नूर बड़बड़ाया, इसकी मुश्कें कस लो, मगर लोइकों को बांधने के लिए किसी के हाथ नहीं बढ़े। ऐसा एक भी माई का लाल नहीं था तथा नूर यह जानता था, इसीलिए वह मुड़ा और वहां से खिसक गया। दानिलो ने वह चाकू उठाया जिसे रद्दा ने दूर फेंक दिया था और कुछ पल एकटक उसे देखता रहा। उसके गलमुच्छे बल खा रहे थे। चाकू के धारदार और टेढ़े फलके पर रद्दा के खून के निशान अभी भी मौजूद थे। चाकू हाथ में लिए हुए दानिलो जोवार के निकट पहुंचा और उसे उसकी पीठ में दिल के निकट भोंक दिया। आखिर वह बूढ़ा सैनिक दानिलो रद्दा का पिता ही तो था। जो कसर थी वह तुमने पूरी कर दी, दानिलो की तरफ मुड़ते हुए जोवान ने कहा। एकदम सुस्पष्ट स्वर में और उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु भी रद्दा के निकट ही उड़ गए। हम वैसे ही खड़े थे और हमारी आंखें उन पर टिकी थी। सामने उसी स्थान पर रद्दा पड़ी थी, बालों की लट को हाथ में अपने सीने पर दबाए। उसकी आंखें पूरी खुली थी और नीले आकाश की छा ले रही थी। वीर लोइका जोवार उसके चरणों के पास खड़ा था और उसके घुंघराले बालों ने उसके चेहरे को ढक कर हमारी दृष्टि से ओझल कर दिया था। कुछ देर तक हम उसी तरह सोच में डूबे खड़े रहे। वृद्ध दानिलो के गलमुच्छे कांप रहे थे तथा उसकी घनी भौहें खिंची हुई थी। उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और देखता ही रह गया। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं, मगर वृद्ध नो जमीन पर पड़ा था और उसका पूरा शरीर सुस्ती के साथ हिल रहा था। और यह बेकार नहीं था मेरे नन्हे बाज। इससे जो सीख मिलती है वह यह है कि किसी भी मोह माया में पड़कर इस मार्ग को न चुने जो कि तुमने अपने लिए चुना है। सीधे आगे बढ़े जाए और तब शायद तुम्हें बुरे अंजाम का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप तो मेरे नन्हे बाज, पूरी कहानी मैंने तुम्हें सुना दी। इसके पश्चात मकर चुप हो गया। अपनी पाइप को उसने तंबाकू की थैली में डाला और कोट के पल्ले खींच कर अपनी छाती को पूरी तरह ढक लिया। अब महीन बौछारें पड़ रही थी और हवा पहले से भी अधिक तेज हो गई थी। लहरें और भी घबराहट से भरी अपना सिर झूम रही थी। उनकी धीमी की गरज सुनाई पड़ रही थी। घोड़े एक एक करके लिपटी हुई आग के निकट सिमट आए। अपनी बड़ी बड़ी संवेदनशील आंखों से उन्होंने हमारी ओर देखा और फिर हमारे चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हुए। मगर ने प्यार से उन्हें पुकारा और जब मैं अपने प्यारे घोड़े काली की पीठ पर छिपा चुका तो उसने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा, अब सोने की जुगत करनी चाहिए। अपने कोकी कोट में सिर से पैर तक अपना पूरा बदन लपेट वह जमीन पर लंबा लेट गया और निश्चल पड़ा रहा। मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं वहीं बैठा हुआ इस पेटी के अंधकार की छांव ले रहा था और आंखों के सामने रद्दा का उस गर्वीली निर्वात और खूबसूरत रद्दा की तस्वीर तैरती रही। बालों की लट हाथ में लिए गए अपने सीने के जख्म को उससे ढकी थी और उसकी पीली पड़ी कोमल उंगलियों के मध्य से खून की बूंदें खिलती हुई जमीन पर गिरकर अग्निमय चिंगारियों की तरह छितरा जाती थी और उसके पीछे लोइकों की वीर आकृति घूम रही थी। काले बालों के घुंघराले लच्छे उसके मुख पर छाए थे। बालों के नीचे से बड़े लंबे बर्फ से ठंडे आंसुओं की धारा बह रही थी। बारिश काफी तेज हो गई है। समुद्र इन दो सुंदर जिप्सियों के लोइको जोवार और बूढ़ा सैनिक दानिलो की लड़की रद्दा के शोक में गंभीर विलाप कर रहा था और वे दोनों रात्रि के अंधकार में एक दूसरे का पीछा करके बगुले की तरह लपक रहे थे, एकदम निशब्द और बेहद कमनीय और सुंदर जोवार लाख चक्कर काटने और चेष्टा करने के पश्चात भी गर्वीली रद्दा को पकड़ नहीं पा रहा था। इसी के साथ एक प्रेमी युगल की दर्द भरी कहानी समाप्त होती है।
जो अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। साथ ही हमें यह सीख भी देती है कि किसी भी मोह माया में पड़कर उस मार्ग को न छोड़ो जो तुमने अपने लिए चुना है, सीधे आगे बढ़ जाओ।